हेलो बच्चों, आज आपकी बीए फर्स्ट ईयर राजनीति शास्त्र का जो अध्याय है राज्य, अर्थ, परिभाषा एवं तत्व के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें राज्य का अर्थ। राज्य शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। आधुनिक समय में विशाल नगर राज्यों का अस्तित्व है। आधुनिक संदर्भों में राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। 1576 में बोंदा ने अपनी राज्य पर लिखी पुस्तक का नाम भी रिपब्लिक रखा था। राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों में राज्य की परिभाषा को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। सुविधा के लिए परिभाषाओं को निम्न आधार पर बांटा जा सकता है। पहला है तत्व के आधार पर, दूसरा कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर, तीसरा उद्देश्य एवं कार्य के आधार पर, चौथा शक्ति की धारणा के आधार पर, पांचवा समुदाय या बहुसमुदायवाद के आधार पर, छठा उत्पत्ति के आधार पर। और ये विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन्हें इस आधार पर बांटा गया है। अब आप जानिए कि तत्व के आधार पर राज्य की परिभाषा को आप तत्व के आधार पर जानेंगे, जिसमें जो हमारे राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं, हॉलैंड के शब्दों में राज्य मनुष्य के उस समूह या समुदाय को कहते हैं जो किसी प्रदेश पर बसा हुआ हो, जिसमें बहुसंख्यक की इच्छा क्रियान्वित हुई हो। अब दूसरे विचारक गिल्स क्राइब्स के शब्दों में राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हुए यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी संप्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र रहती है। अब हम यहाँ जानेंगे, हमारे तीसरे विचारक हैं इसके तत्व के आधार पर जो परिभाषा है। तीसरे विचारक हैं इसके गार्नर। गार्नर के शब्दों में राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है। राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और बाहरी शक्ति से आंशिक या पूर्णतः स्वतंत्र रहता हो, तथा जहाँ पर ऐसी सरकार हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता हो। और अभी से हम जानेंगे राज्य की परिभाषा को कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर। कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर बिलोबी और विल्सन की परिभाषाओं को अब हम समझेंगे। बिलोबी के शब्दों में राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं। राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं जिसमें एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जो अपने अंतर्गत व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों के कार्यों पर नियंत्रण रखती हो, लेकिन वह स्वयं किसी भी नियंत्रण से मुक्त हो, उस पर किसी संस्था का कोई नियंत्रण ना हो। अब हम जानेंगे इसे विल्सन के शब्दों में। राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि द्वारा संगठित लोगों का समाज है। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए, थर्ड नंबर पे उद्देश्य एवं कार्य के आधार पर, जिसे बोसांके, प्लेटो और कार्ल मार्क्स के द्वारा हम समझेंगे। बोसांको के शब्दों में राज्य एक नैतिक विचार का मूर्त रूप है। राज्य एक नैतिक विचार का मूर्त रूप है। अब हम समझेंगे प्लेटो के शब्दों में राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। बृहद रूप मीन्स बड़ा रूप। राज्य व्यक्तियों का ही बड़ा रूप है।
कार्ल मार्क्स के शब्दों में राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। कार्ल मार्क्स इसे एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को शोषण का यंत्र मानते हैं राज्य को। अब समझेंगे इसे हम। 4th नंबर, शक्ति की धारणा के आधार पर, जिसके विचारक हैं मैकियावेली और ट्रॉट्स्की। मैकियावेली के शब्दों में, चाहे राजतंत्र हो या गणतंत्र हो, समस्त शक्तियां जिसका आधार जनता होती है राज्य कहलाता है। ट्रॉट्स्की के शब्दों में, राज्य एक शक्ति है और हमें इसकी उपासना करनी चाहिए। अब हम इसे जानेंगे समुदाय या बहुसमुदायवाद के आधार पर। बोंदा के शब्दों में, राज्य कुटुंबों का ऐसा समुदाय है जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है तथा तर्क बुद्धि से प्रभावित होता है। मैकाइवर के शब्दों में जानिए अब, राज्य उस समुदाय को कहते हैं जो अपने सरकार के द्वारा लागू किए जाने वाले कानून के अनुसार कार्य करता है और जिसके लिए बल प्रयोग की अनुमति है तथा जो एक निश्चित सीमा में सामाजिक व्यवस्था का सर्वमान्य बाह्य स्थितियां बनाए रखता है। अब जानिए इसे उत्पत्ति के आधार पर मैकियावेली, ओपेनहाइमर आदि इसके विचारक हैं। इन्होंने अपनी परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। जैसे कुछ विद्वानों जैसे मैकियावेली, ओपेनहाइमर आदि ने शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है, वहीं हीगल जैसे कुछ विद्वानों ने राज्य को ईश्वर की कृति तक माना है। हाब्स, लॉक तथा रूसो ने राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार सामाजिक समझौते को माना है। मातृ प्रधान सिद्धांत तथा पितृ प्रधान सिद्धांत ने परिवार को राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है। अब हम जानेंगे कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के आवश्यक 4 तत्व हैं, संख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब जानेंगे इसे। जनसंख्या, राज्य एक मानव संघ है जिसका निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व जनसंख्या है। बिना जनसंख्या के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। अरस्तु का कहना है कि राज्य की जनसंख्या ना तो इतनी विशाल हो कि प्रशासनिक समस्या बन जाए और न ही इतनी कम हो कि वह शक्ति एवं सुरक्षा भी न कर सके। अब आइए इसके सेकंड तत्व पर, निश्चित भूभाग या प्रदेश। निश्चित भूभाग के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि घुमक्कड़ कबीलों का अपना कोई राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि उनका कोई निश्चित प्रदेश नहीं होता। 1948 से पहले भी यहूदी लोगों का कोई भी अपना राज्य नहीं था। राज्य के प्रदेश में भूमि, जल तथा वायुमंडल शामिल होते हैं। अब इसका महत्वपूर्ण तत्व है तीसरा, सरकार। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व सरकार है। शासन अथवा सरकार वह यंत्र है जो अराजकता को समाप्त करती है। यहाँ पर हमें ब्लंट शली का कथन बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रहा है कि यदि शासन यानी कि सरकार, यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। आज सरकार के 3 अंग के रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अस्तित्व है। संप्रभुता, इसका सबसे महत्वपूर्ण, राज्य का सबसे ही महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता कहलाता है, क्योंकि राज्य के तीनों तत्वों की तुलना में यह तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे राज्य की आत्मा तक कहा जाता है।
गैटल के शब्दों में संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से बिल्कुल अलग रखता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले लोग तथा सरकार संपन्न व्यक्ति भी तब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक उनके पास संप्रभुता ना हो। अब ये निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, इनमें से किसी के भी अभाव में राज्य का गठन नहीं हो सकता।